चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे धामी। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। अयोध्या पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। शुक्रवार को सीएम धामी का दौरा टल गया था। दरअसल सीएम धामी सुबह खबर यह है कि 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और खबर यह भी है कि करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और शाम को नई दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। अयोध्या पर्व की शुरुआत हो रही है जिसमें शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी और आज वो देहरादून से रवाना होंगे सुबह 11 बजे और फिर वो 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे दिल्ली। कल हालांकि उनका दिल्ली जाने का पूरा कार्यक्रम बन रहा था। कल ये खबर थी कि शाम तक पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन कल उनका जाना टल गया। उसके बाद आज ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में शामिल होने के लिए पुष्कर सिंह धामी सुबह 11 बजे रवाना होंगे दिल्ली के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अयोध्या पर्व की दिल्ली में शुरुआत हो रही है जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या पर्व का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कल का दौरा था दिल्ली जाने का, वो रद्द हो गया। उसके बाद आज का कार्यक्रम है जब पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे। पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम रद्द हुआ। उसके बाद आज का कार्यक्रम 11 बजे पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद अयोध्या पर्व में शामिल होंगे। अयोध्या पर्व के साथ साथ खबर ये भी थी कि कुछ केंद्रीय नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अब दिल्ली जब पहुंचेंगे तो उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी कि किन किन से उनकी मुलाकात होती है। अभी जो शुरुआती जानकारी है उनके दौरे को लेकर ये है कि अयोध्या पर्व में वो शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यात्रा के पहले ही दिन होटल, GNVN गेस्ट हाउस और टैक्सी की बुकिंग फुल हो चुकी है। साफ है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और दावा किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वालों की तादाद करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आप समझिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो लोगों को सुविधा मुहैया कराने में प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन के पसीने छूट सकते हैं क्योंकि वहां पर अभी भी कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी या फिर सरकार आधे अधूरे तैयारियों के साथ ही इस बार भी चारधाम यात्रा की शुरुआत कर रही है। अब ऐसे में देखिए, अगर करोड़ का आंकड़ा पार होता है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो तैयारी और दुगनी और पुख्ता करनी होगी। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से बुकिंग्स हो रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही तैयारी भी मुकम्मल करनी होगी। निश्चित तौर पर गुंजन, देखिए उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा बड़े स्तर पर होने जा रही है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से यात्रा बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, लेकिन देश भर से इस बार जिस तरह से यात्री तमाम बुकिंग कर रहे हैं, चाहे होटल की बुकिंग हो या गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों की बुकिंग हो, टैक्सी की बुकिंग हो, हेली सेवा की बुकिंग हो, पूजा आरती के लिए समय की निर्धारित करने की बुकिंग हो, ये सभी बुकिंग अगले 1 महीने के लिए यानी कि जून तक ये महीने पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि यात्रा का जो पीक सीजन होगा, मई जून का जो पीक सीजन होगा, उस दौरान देश भर से जो यात्री अब यात्रा पर आना चाह रहे हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से कोई बहुत बड़ी बैठक शासन स्तर पर नहीं हुई है। 2 दिन से 3 दिन से छुट्टी थी। उससे पहले एक मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को बैठक ली थी, उसके बाद बड़े स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई है। ऋषिकेश में जो टैक्सी के तमाम जो संचालक हैं, उसके अलावा हरिद्वार में हैं, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो टैक्सी संचालक हैं, उन्होंने भी बुकिंग जो है फुल लेना बंद कर दिया है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि कोई यात्री यदि देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड आना चाह रहा है तो वो टैक्सी की बुकिंग अपने वहीं से करके लाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहीं अगर हम हेली सेवा की बुकिंग की बात करें तो हेली सेवा की बुकिंग भी 20 मई तक फुल हो चुकी है और अभी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, बंद है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि यात्रा में इस बार बहुत संख्या में यात्री आने वाले हैं। लेकिन अगर हम यात्रा की व्यवस्थाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुकम्मल व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। 177 पॉइंट जो डेंजरस पॉइंट हैं अलग अलग जगहों पर चारधाम यात्रा मार्गों पर वो चिन्हित किए गए हैं। उन पर किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था होगी उसका भी पता नहीं है शासन स्तर पर। अगर हम
दूसरी व्यवस्था की बात करें, केदारनाथ धाम में ठहरने की बात करें, लोग जो अगर यदि केदारनाथ जाते हैं रात को, अगर पैदल मार्ग से जाते हैं तो रात को वो रुकेंगे कहाँ? तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ 5,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। तो लेकिन अभी वहाँ टेंटिंग की व्यवस्था नहीं हुई है और तमाम चीज़ों की जो व्यवस्था करनी है, मुकम्मल व्यवस्था करनी है, वो नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि सरकार ने यदि 25 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं की तो आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, शासन स्तर पर, जो प्रशासन स्तर पर तैयारियां हैं वो अंदरूनी खाने चल रही हैं। सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि वो यात्रा मार्गों और व्यवस्था को दुरुस्त करें, डॉक्टरों की तैनाती करें और जहां पर ही डेंजरस पॉइंट है उनको चिन्हित करें। लेकिन यात्रा मार्गों समेत बर्फ हटाने के लिए पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ लाइट और उसके बाद जो बुकिंग की व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को रुकने के लिए, हेली सेवाएं जाने के लिए और अन्य जो दिक्कतें हैं वो उसके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारे होटल बुक हो चुके हैं। टैक्सी यूनियन का भी कहना है कि उनकी टैक्सी है वो बुक हो चुकी हैं। तो यात्रियों को ये एक संदेश हम भी देना चाहते हैं कि अगर वो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पे आना चाहते हैं तो वो टैक्सियों की बुकिंग और तमाम चीज़ों को पहले ही व्यवस्थित करें ताकि उनको सहूलियत हो सके, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और देखिए कोई भी कोर कसर वहां पर ना रहे, जो श्रद्धालु हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन ये भरोसा भी दिला रहा है श्रद्धालुओं को, आश्वस्त भी किया जा रहा है प्रशासनिक अमले की तरफ से कि आप आइए, आपका स्वागत है और कोई भी दिक्कतें, कोई भी मुश्किलात आपको पेश नहीं आएंगी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि परेशानी और चुनौती बहुत बढ़ जाती है प्रशासन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज और केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित। बिल्कुल 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से जो तैयारियां हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। बर्फबारी किस तरीके से वहां पर हो रही है, ऐसे में जितनी तैयारी श्रद्धालुओं को करनी होगी वहां जाने को लेकर उतनी ही तैयारी प्रशासन की ओर से भी की जाएगी, सरकार की ओर से भी की जाएगी, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से परेशानी भी होगी। अब ये देखिए, केदारनाथ धाम की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी किस तरीके से वहां पर हो रही है आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार मौसम यहाँ पर बदल रहा है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और उससे पहले मौसम का मिजाज किस तरीके से यहाँ पर बदल गया है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हालांकि ये फुटेज पुरानी है, अभी भी लगातार वहाँ पर मौसम बदल रहा है और तस्वीरें वहाँ की हूबहू ऐसी ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बरसात और बर्फबारी का दौर जारी है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच में तैयारियों को भी और भी ज्यादा मुकम्मल करने की जरूरत है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उससे पहले इस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में पहले तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बयानबाजी हुई और अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर हाईकमान ने सिर्फ कुछ ही नेताओं की राय ली है। इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणे का कहना है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि उन्होंने भी सख्त लहजे में बागियों को इशारा दे दिया है। जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। ये बात कांग्रेस के कई नेताओं के मुंह से भी जाहिर हो चुकी है, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये चीज़ें सामने आ जाएगी। हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में भी है और अगर विधायक नाराज होते तो मेरे से बात होती। मैं सब विधायकों के टच में और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई और जो नाराजियाँ थी उनको ठीक कर लिया गया है। पिछले कुछ रोज से चर्चा है कि संगठन में हुए बदलाव के बाद से कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं। हरीश धामी और मदन बिष्ट तो अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर भी कर चुके हैं। विधायकों की नाराजगी पर करण महारा का कहना है कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें थीं। न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है और वो हॉरिजॉन्टल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। वो मीटिंग कहीं नहीं हुई,
जिसका बड़ा जोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। करण महारा कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। महारा का इशारा आखिरकार किसकी तरफ है? महारा ने ये भी साफ कर दिया है कि बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताओं पर पार्टी की नजर है। अगर किसी को कोई नाराज़गी है, कोई परेशानी है, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें। मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें, अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें। लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। विधायक प्रीतम सिंह ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, मदन बेस्ट और विक्रम नेगी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह अब अपने गुट के विधायकों को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। अगली खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैक्स को कंटेनर ने टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है और 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर कंटेनर ने मैक्स को टक्कर मार दी और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 8 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। और हमीरपुर से भी हादसे की खबर है। हमीरपुर में भयंकर सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई और टक्कर के बाद एक ट्रक बेतवा नदी में गिर गया। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है और एक ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ। जानकारी ये है कि ट्रक का टायर फट गया था जिसकी वजह से हादसा हुआ। हमीरपुर से यह खबर है। भयानक यहाँ पर टक्कर। उसके बाद जानकारी ये है कि 3 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। ट्रक किस तरीके से बेतवा नदी में गिर गया हादसे के बाद, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से ट्रक का टायर फटा और उसके बाद ये हादसा पेश आया और इस हादसे के बाद 3 लोगों की जान गई है। इनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। ये तीनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ ये लोग जा रहे थे और स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुंची। ये बड़ी जानकारी हादसे की हमीरपुर से भी आपके सामने है। हादसे के बाद का मंजर वहां पर किस तरीके का था, ये हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तुरंत ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 लोगों की जान जा चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। अजान के विरोध में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा मामले में अब हिंदू महासभा भी शामिल हो गई है। लगातार एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने समर्थकों के साथ अपने सनातन भवन ऑफिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कराया। तो अजान वर्सेस हनुमान चालीसा किस तरीके से चल रहा है देखिए। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती का कहना है कि हमारी जितने भी श्री राम भवन हैं वहां पर लाउड स्पीकर लगेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ मंत्र का उच्चारण होगा। ये लाउड स्पीकर का मामला इस समय आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन एक विशेष समुदाय द्वारा, मुसलमानों द्वारा खुल के कह रहे किया जा रहा है। अजान जो है वो हमारे कानों को दूषित कर रही है। हम सुबह सुबह उठते हैं, परेशान कर रही है। और एक हमारा समुदाय है कि हम नियम के अनुपालन में शांत बैठे हैं। तो आज हमने अब ये फैसला किया शुभ होकर के कि ये जो पक्षपाती रवैया ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। हम भी अब 5 पहर जो है अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, अपने भक्ति के भजन बजाएंगे, इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगवाया है। अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने हनुमान चालीसा और अजान जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात रखी है। बिल्कुल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हनुमान और अजान की तुलना ही नहीं हो सकती। एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान, एक निशान, सब कुछ एक होना चाहिए। तो मिलिंद परांडे से जब पूछा गया हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया, खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अजान और हनुमान चालीसा का जो लोग तुलना कर रहे हैं वो गलत है, तुलना नहीं होनी चाहिए और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। एक समाज, एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। देखिए, हिंदुओं के ऊपर ये आक्रमण करना और हिंदुओं को ही दोष देना, ये तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जैसा कि कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जगह पर शोभा यात्राएं हुई, एक जगह पर समस्या नहीं हुई।
तो ये भी कुछ बातें कहती है। तो इसलिए देश भर में राम जी का, हनुमान जी का गौरव बढ़ना चाहिए और इनके भक्ति के प्रसंग अधिक से अधिक गौरव से संपन्न होने चाहिए। तो मस्जिद में अजान के दौरान लाउडस्पीकर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वहीं शामली में जब जुम्मा की नमाज के दौरान मुस्लिम लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा हमें हनुमान चालीसा से कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल, यहाँ मुस्लिम लोगों ने ये भी कहा कि किसी को लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत या परेशानी है तो लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की जा सकती है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना बेबुनियादी मुद्दा है। अभी मामला जिस तरीके से गर्माता जा रहा है और अलग अलग जगह से अलग अलग बयान और अलग अलग सोच निकल कर सामने के साथ होती है। जहाँ पे जितने लोग होते हैं मोहल्ले के, जुमा होता है। हमारे शहर में बहुत सुकून का माहौल है, अच्छी तरीके से जुमा पड़ रहा है, सब अपनी इबादत में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सुकून का माहौल है। सब अपनी अपनी नमाज वक्त पे अदा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रमज़ान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये हमारा जो है लोकतंत्र, यहाँ सबको अधिकार है। हमारे हिंदू भाई अपना हनुमान चालीसा करें, हमारे मुसलमान भाई लाउड स्पीकर में नमाज पढ़े। जब से देश आज़ाद हुआ तब से होता आ रहा है। ये तो कुछ लोग मुद्दे उठा देते हैं, मुद्दों का कहे तो उठते रहते हैं।